नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, हिंदी साहित्य के जाने माने जासूसी कथाकार गोपाल राम गैमरी के द्वारा लिखी गई हंसराज की डायरी की पहली कहानी के 2 भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। अब प्रस्तुत है उनकी दूसरी कहानी, हंसराज की डायरी से। इस कहानी में हंसराज पता लगाता है कि राह चलते मनुष्यों के कत्ल किस प्रकार हो रहे हैं, जबकि ना कोई आवाज़ आती है ना कोई गोली चलती है। तो शुरू करते हैं इस कहानी का पहला भाग। हंसराज ने अखबार पढ़कर बड़े यत्न से तह कर टेबल पर एक ओर रख दिया और आप कुर्सी पर पीठ देकर बैठे जंगले के बाहर देखने लगे। बाहर कोहरा और गर्द गुबार से पाक फागुन का प्रातःकालीन नभमंडल बाल्य सूर्य की मधुर किरणों से झलमिला रहा था। मकान के चौथे माले पर कई कमरों में हम लोगों का डेरा था। बैठक के कमरे के जंगले से बाहर की ओर शहर का बहुत बड़ा भाग और आकाश दिखलाई देता था। नवलखी नगरी बम्बई का नागरिक कलरव आरंभ हो गया। सदर सड़क से घोड़ागाड़ी, ट्रॉम्बे और मोटरों का आना जाना शांति भंग करके प्रातःकालीन चिड़ियों के चहक महक में मिल गया था। कौओं की तरह कबूतरों का झुंड मंडराकर उड़ता और मुंबा देवी की ओर दौड़ता जाता था। सवेरे की चाय और जलपान से निपटकर हम लोग अखबारी दुनिया से बाहर की बातचीत में लगे थे। हंसराज ने जंगले से नज़र फेर कर कहा, कुछ दिनों से अखबारों में एक मज़ेदार विज्ञापन निकल रहा है, देखते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं विज्ञापन नहीं पढ़ता। भवें तानकर हंसराज ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा, विज्ञापन नहीं पढ़ते तो पढ़ते क्या हो? अखबार में जो सब लोग पढ़ते हैं वही मैं भी पढ़ता हूँ। खबर का कागज है, खबर पढ़ता हूँ। हंसराज बोले, खबर पढ़ते हो? फहीम ने रहीम की सुंदरी की नाक काट ली। कल्याण में एक अहिरन को एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। नसवरवान जी की गैया के 2 बछड़े एक साथ जन्मे हैं, जिनमें से एक के 3 और दूसरे के 1 ही कान हैं। इन खबरों को पढ़कर क्या लाभ उठाते हो? अगर असल खबर चाहते हो तो विज्ञापन पढ़ो। हंसराज अद्भुत प्रकृति के आदमी हैं, लेकिन वह परिचय उनका क्रमशः प्रकट होता चलेगा। बाहर से उनको देखकर या कुछ उनसे बातें करके एक बार भी मन में नहीं होता कि उनमें कुछ असाधारण तत्व है, लेकिन उनको खुदकार कर कुछ उत्तेजित कर देने पर उनके भीतर के जौहर कछुए के पांव की तरह निकलने लगते हैं। वे स्वभावतः अल्पभाषी हैं, किंतु व्यंग विद्रूप करके एक बार उनको टिटकारी दे सकने से उनकी शान पर चढ़ी हुई झकाझक बुद्धि संकोच और संयम का पर्दा फाड़कर बाहर हो पड़ती है। तब उनकी बातें सुनने और समझने सीखने योग्य हो जाती हैं। मैं उनको उत्तेजित करने का लोभ संभाल नहीं सका। कहा, यह बात है, लेकिन अखबार वाले होते हैं बड़े शैतान। पूरा अखबार विज्ञापन से तो भरते नहीं, कुछ फजूल खबरें छापकर कलम नष्ट करते हैं। अब तो हंसराज की नज़र तेज हो पड़ी। बोले, इसमें उन बेचारों का कुछ दोष नहीं है। तुम्हारे ऐसे लोगों का मनोरंजन ना कर सकें तो उनकी बिक्री कहाँ होगी? इसी से बातें होकर इन खबरों की सृष्टि दरकार होती है, लेकिन असल में काम की खबर विज्ञापन में ही रहती है। देश में कहाँ क्या होता है, कौन किस उपाय से दिन दहाड़े डाका डालता है, कौन चोरी का माल प्रचार करने के लिए नया फंदा रचता है, यह सब दरकारी खबर चाहो तो विज्ञापन पढ़ो। ह्यूटर के टेलीग्राम में वे चीज़ें कहाँ मिलेंगी? मैंने हंसकर कहा, सो तो नहीं मिलती, लेकिन खैर जाने दो, अब मैं विज्ञापन ही पढ़ा करूँगा। लेकिन तुम्हारा वह मज़ेदार विज्ञापन क्या है, सुनूँ तो सही। हंसराज ने कागज़ मुझे देकर कहा, देखो, पढ़ लो। निशान मैंने लगा दिया है। उलटते उलटते एक कोने में 4 पंक्तियों का एक विज्ञापन देखा। लाल पेंसिल से निशान लगाया गया था। इसी से नज़र पड़ गई, नहीं तो खोजकर पाना कठिन होता। विज्ञापन का शीर्षक था, मार्क का कंटक। नीचे लिखा था, अगर कोई मार्क का कंटक दूर करना चाहे तो शनिवार संध्या के साय 5 बजे हॉर्न बीरो के नाके पर गली के पहले ही जो रोशनी का खंबा है उस पर हाथ रख के खड़ा रहे। 2-3 बार पढ़ चुकने पर भी उस विज्ञापन का सिर पैर कुछ मेरी समझ में नहीं आया। मैंने चकित विस्मित होकर पूछा,
रोशनी के खंभे पर हाथ रख के वहां मोड़ पर खड़े होने से मार्ग का कंटक दूर हो जाएगा। इस विज्ञापन का अर्थ क्या हुआ और मार्ग का कांटा क्या चीज है? हंसराज ने कहा, अभी तक मैं पता नहीं लगा सका हूं। विज्ञापन 3 महीने से हर शुक्रवार को छपता है। पुराने अंक देख लो, आप समझ जाओगे। मैंने पूछा, लेकिन इस विज्ञापन का मतलब है क्या? कोई विज्ञापन हो कुछ मतलब से ही दिया जाता है, बिना उद्देश्य के तो कोई भी विज्ञापन नहीं देता। इसका तो कोई मतलब ही नहीं लगता। हंसराज बोले, हाँ, फिलहाल कोई उद्देश्य तो नहीं जाहिर होता, लेकिन इतने से यह समझ लेना कि इसका कुछ मतलब या उद्देश्य नहीं है, यह तो ठीक नहीं होगा ना। बिना मतलब के कोई गांठ का पैसा खर्च कर विज्ञापन थोड़े ही देगा। लेकिन इसको पढ़ने से एक बात पहले ही सामने आती है। मैं बोला, वह क्या? जो आदमी विज्ञापन दे रहा है वह अपने को छिपाना चाहता है। पहली बात तो यह है कि विज्ञापन में किसी का नाम नहीं है। अनेक समय विज्ञापन में नाम नहीं रहता, यह बात सही है, लेकिन अखबार के ऑफिस में पता लगाने से सब ठिकाना मालूम हो जाता है। ऐसे विज्ञापन बक्स नंबर देकर निकाले जाते हैं, लेकिन इसमें वह सब कुछ नहीं है। इसके सिवा जो विज्ञापन देता है वह सर्वसाधारण के साथ कुछ कारोबार चलाना चाहता है। इसमें भी वह बात मौजूद है, लेकिन मज़ा यह है कि यह आदमी छिपे रहकर ही कारोबार चलाना चाहता है। मैं बोला, मेरी समझ में बात नहीं आई तुम्हारी। हंसराज बोले, अच्छा, मैं समझा देता हूँ। जो यह विज्ञापन दे रहे हैं वे सर्वसाधारण से पुकार कर कहते हैं कि अगर तुम लोग रास्ते का कांटा दूर करना चाहो तो अमुक स्थान में अमुक समय खड़े रहो और इस तरह खड़े रहो कि मैं तुमको पहचान सकूं। रास्ते का कांटा क्या है इस पर अभी बहस करने का कुछ काम नहीं है। अगर चाहते हो जानना तो उस मकाम पर जाकर खड़े हो जाओ। मान लो कि तुम ठीक समय पर जाकर खड़े हुए, उसके बाद क्या होगा? मैं बोला, क्या होगा बतलाओ। हंसराज बोले, शनिवार शाम को 5:30 बजे वहाँ कैसा लोक समागम होता है यह तुमको कहना नहीं पड़ेगा। एक ओर सफ़ेद किला, दूसरी ओर नाके वाले थिएटरों का हुजूम। तुम वहीं आधा घंटा खड़े हुए और आने जाने वालों का धक्का खाते रहे, लेकिन जिस आशा से गए थे वह काम नहीं होगा। कोई तुमको पथ का कंटक दूर करने की दवा लेकर नहीं आएगा। तुम लाचार राह देकर चले जाओगे। मन में समझ लोगे कि सब सिर से पैर तक धोखा ही धोखा है। उसके बाद तुम जेब में हाथ डालोगे तो देखोगे एक चिट्ठी है। नहीं मालूम कौन भीड़ में तुम्हारे जेब में हवाले कर गया। मैं बोला, तब फिर क्या? चोर से भेंट भी नहीं होगी और सेंध देने वाले की तैयारी का बंदोबस्त हो जाएगा। विज्ञापन देने वाले से तुम्हारे साथ लेन देन का संबंध जुट गया, और वह कौन है, कैसा चेहरा है, सो तुमको कुछ भी मालूम नहीं हुआ। मैंने कुछ देर चुप रहकर पूछा, अगर तुम्हारी युक्ति को सच मान लें तो इससे क्या साबित होता है? यही साबित होता है कि मारकंटक के सौदागर अपने को गुप्त रखना चाहते हैं, और जो अपना परिचय देने में इतने संकुचित हैं वे विनयी नम्र हो सकते हैं लेकिन भले मानस नहीं। मैं बोला, यह तुम्हारी अटकलबाजी है, इसको प्रमाण नहीं कह सकते। अब हंसराज ने कमरे में उठकर टहलते हुए कहा, अरे यार, अनुमान ही तो असल प्रमाण है। जिसको तुम लोग असल प्रमाण कहा करते हो उसका विश्लेषण करने पर बहुत सा अनुमान के सिवा और है क्या? कानून में जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के नाम से एक प्रमाण है वह है क्या? वह अनुमान के सिवा और तो कुछ नहीं है, और उसी के बल पर कितने ही आदमियों के जिंदगी भर गुलछर्रे उड़ते रहते हैं। मैं चुप रह गया, हृदय से सहमत नहीं हो सका। अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण के समान हो सकता है, यह बात सहज ही नहीं मान ली जा सकती, लेकिन हंसराज की युक्ति का खंडन करना भी बड़ा कठिन काम है। इस कारण चुप रहना ही ठीक जचा। यह मैं जानना चाहता था कि इस चुप्पी से वे और उत्तेजित होकर और जोरदार सबूत ला देंगे। एक गौरैया चिड़िया आकर खुले जंगले पर मुंह में तिनका लिए आकर बैठ गई और अपनी उज्जवल आंखें फिरा घुमाकर हम लोगों को देखने लगी। हंसराज ने कहा, अच्छा बतलाओ, यह चिड़िया क्या चाहती है? मैंने कहा, क्या चाहती है? मैं तो समझता हूँ घोंसला बनाने की जगह तजवीज़ कर रही है। ठीक बात है, इसमें कुछ संदेह तो नहीं है ना? मैं बोला, कुछ संदेह नहीं है। अब दोनों हाथ पीछे रखकर मुस्कुराते हुए हंसराज ने कहा,
कैसे तुमने समझा? इसका सबूत क्या है? प्रमाण और क्या चाहिए? उसके मुंह में तिनका जो है। हंसराज बोले, तिनका होने से ही साबित होता है कि घोंसला बनाना चाहती है। मैंने देखा कि हंसराज के पेंच में अब आ पड़ा हूं। कहा, नहीं तो दूसरा क्या है फिर? हंसराज बोले, अनुमान है अनुमान। अब रास्ते पर आ गए? इतनी देर तक भटकते रहे हो। मैं बोला, भटकने की बात नहीं, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो कि इस चिड़िया की बात ही आदमी पर भी चलेगी? हंसराज, क्यों नहीं चलेगी? मैं बोला, तुम अगर तिनका मुंह में लेकर एक आदमी के जंगले पर बैठे रहो तो इससे यह साबित होगा तुम घर बनाना चाहते हो। हंसराज बोले, नहीं, उससे यह साबित होगा कि मैं एक वज्र पागल हूं। मैं बोला, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है। हंसराज हंसने लगे, बोले, तुम मुझे चिढ़ा नहीं सकोगे, लेकिन तुमको बात माननी ही पड़ेगी। प्रत्यक्ष प्रमाण पर अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन युक्ति संगत अनुमान एकदम अमोघ है। उसमें भूल होने की जगह नहीं है। मुझे भी जिद आ गई थी। कहा, लेकिन इस विज्ञापन के विषय में जो तुमने इतना उद्भट अनुमान किया है, उस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। हंसराज बोले, यह तुम्हारे मन की कमजोरी है। विश्वास करने की क्षमता चाहिए। खैर जो हो, तुम्हारे ऐसे आदमी के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही चाहिए। कल शाम को कुछ काम भी नहीं है, मैं तुम्हें विश्वास करा दूंगा। मैं बोला, कैसे? इसी समय सीढ़ी पर किसी के पांव की आहट मिली। हंसराज ने ध्यान से सुना और कहा, कोई बेजान पहचान का आदमी आ रहा है। हट्टा कट्टा बदन है, हाथ में लाठी है। यह कौन है? जरूर हम लोगों से मिलने आया है, क्योंकि इस महल में हम लोगों के सिवा और कोई नहीं रहता। इतना कहकर हंसराज ने मुस्कुरा दिया। बाहर से कड़ा खड़खड़ाया गया। हंसराज ने कहा, आइए, भीतर आइए, दरवाज़ा खुला है। किवाड़ खोलकर एक अधेड़ मोटे तैयार भलेमानस भीतर आए। उनके हाथ में मोटा मलाका बेंत का चांदी की मूठ लगा डंडा था। गले में काले अल्पाका का गुलूबंद किनारीदार धोती पहने, गौरवर्ण सुंदर मुखमंडल, दाढ़ी मूछ सफाद चट। सामने माथे पर खलवाट है। तीसरे माले की सीढ़ी चढ़ते हुए हाँफने लगे थे। इसी कारण भीतर आने पर विश्राम करने लगे। जेब से उन्होंने रूमाल निकाला और उसी से मुंह पोंछने लगे। हंसराज ने मुझे सुनाकर कहा, अनुमान है अनुमान। मैं चुपचाप उनका यह ताना हजम कर लिया, क्योंकि यहाँ उस आगत मनुष्य का चेहरा उनके अनुमान से राय रत्ती मिल गया। उन्होंने विश्राम कर लेने पर पूछा, जासूस हंसराज जी किसका नाम है? माथे पर का पंखा स्विच उठाकर खोलते हुए एक कुर्सी दिखाकर हंसराज ने कहा, बैठिए। मेरा ही नाम हंसराज है, लेकिन यह जासूस नाम मुझे पसंद नहीं है। मैं एक सत्यान्वेषी हूँ। खैर, मैं देखता हूँ कि आप बड़े संकट में पड़े हैं। जरा बैठकर ठंडा हो लीजिए, तब मैं आपके ग्रामोफोन की सुई का भेद सुनूंगा। आगत सज्जन अचकचाकर हंसराज का मुंह ताकते हुए कुर्सी पर बैठ गए। मेरे विस्मय का भी ठिकाना नहीं रहा। इस प्रौढ़ सज्जन को देखते ही ग्रामोफोन की सुई का रहस्य उसके साथ कैसे लगाया जा सकता है, यह मेरे मगज में बिल्कुल नहीं आया। हंसराज की अद्भुत क्षमता के उदाहरण मैं बहुत ही पा चुका हूँ, लेकिन यह काम मुझे महान आश्चर्य सागर में दबोए देने वाला था। उस भलेमानस ने बड़ी कठिनता से अपने भीतर की उत्सुकता दबाकर कहा, आपने कैसे जान लिया? हंसकर हंसराज बाबू कहने लगे, सब अटकल की बातें हैं। देखिए, पहले तो आप प्रौढ़ हैं, दूसरे आप संगति पत्न हैं। इस समय आप संकट में पड़ गए हैं, और अंतिम बात यह है कि मेरी सहायता लेने आए हैं। फिर उस बात को अधूरा छोड़कर हंसराज ने हाथ हिलाकर इशारे से समझाकर बतला दिया कि इतना सब समझने पर आपके आगमन का कारण समझ लेना एक बच्चे को भी सुगम हो जाएगा। यहाँ तक बतला देना ठीक होगा कि कुछ दिन हुए इस बम्बई नगर में एक अद्भुत रहस्यमय घटना हुई थी, और उसके ग्रामोफोन पिन रहस्य नाम से शहर और बाहर के सब अखबारों में बड़ी हलचल मच गई थी। इसी कारण बम्बई के सब लोगों में बड़ा आतंक और बड़ी उत्तेजना फैली हुई थी। अखबारों की रहस्यमय खबर पढ़कर उन दिनों चाय की दुकानों में, हलवाई के बेंच पर, नाटक घरों के
क्लासों में सर्वत्र उसी की चर्चा और आलोचना हो रही थी। घर से बाहर होते ही सब लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। वह घटना यूँ है कि 2-2.5 महीने की बात है। मारवाड़ी बाजार के रामकिशन सेठ अब्दुल रहमान स्ट्रीट से होकर पैदल जा रहे थे। रास्ता तय करके जो ही बड़ी सड़क की पटरी पर चढ़ते हैं कि उसी दम मुंह के बल गिर पड़े। सवेरे का समय था। आने जाने वालों का तांता लगा था। सबने उनको टेकाकर एक ओर किया तो देखा कि उनकी देह में प्राण नहीं है। सब लोग इसकी जांच करने लगे कि इस तरह राह चलते ऐसा क्या हो गया कि चटपट उनके देह पंजर से प्राण पखेरु उड़ गया। देखा गया तो उनकी छाती पर एक बूंद रक्त जमा है। उसके सिवाय शरीर भर में कहीं किसी तरह चोट का कुछ निशान नहीं है। पुलिस ने लाश देखकर आकस्मिक मृत्यु समझा और जांच के वास्ते अस्पताल भेज दिया। वहां डॉक्टर ने लाश की पूरी जांच करके एक अद्भुत रिपोर्ट दी। उन्होंने लिखा कि सेठ जी के भीतर दिल में ग्रामोफोन का एक पिन घुस गया, इसी से मृत्यु हुई है। कैसे यह पिन वहां हृदय में जाकर भिंद गया और उसका ब्यौरा विशेषज्ञ अस्त्र चिकित्सक ने लिखा कि बंदूक या किसी तरह के किसी इंजेक्टर यंत्र द्वारा फेंका हुआ वह पिन उस आदमी के सामने से छाती का चमड़ा और मांस फेंककर मर्म स्थान पर जा लगा है। उसके साथ ही मौत हो गई है। इस घटना के कारण समाचार पत्रों में बड़ा आंदोलन उठा। साथ ही मरे हुए की एक संक्षिप्त जीवनी भी प्रकाशित हुई। यह खून है या नहीं, अगर है तो किस तरह, यह खून कैसे हुआ, इस विषय पर बहुतेरी गवेषणाएं छपीं, लेकिन यह बात कोई नहीं साफ बतला सका कि इस खून का मतलब क्या है और जिसने खून किया है उसको क्या मिला है, अर्थात उसको क्या लाभ हुआ। यह भी अखबार में छपा कि सरकार की ओर से इसकी तहकीकात के लिए खास पुलिस तैनात हुई है। चाय की दुकान के काजियों ने फतवा दिया कि यह कुछ बात नहीं है, इस आदमी का हार्ट फेल हो गया है। नाहक अखबारों में अच्छी खबरों के अभाव में इसी को सरसों का पहाड़ बनाकर कालम काले किए जा रहे हैं। इसके 10 दिन बाद शहर के सब अखबारों में 2 इंच बड़े टाइप में जो खबर निकली, उससे शहर के प्रायः सब निवासी जोश में खड़े हो गए। चाय की दुकान मालिकों की आंखें तीसरे शिवनेत्र होकर खुल गईं। चारों ओर से अफवाहों का तांता इतना लगा कि बरसाती मेढकों की उपज भी मात खा गई। दैनिक वर्तमान में छपा, फिर ग्रामोफोन पिन, रोए खड़े करने वाले अद्भुत रहस्य, बंबई की राह, हाट बाट, घाट में सर्वत्र खतरा। पाठकों को याद होगा कि कई दिन हुए रामकिशन मारवाड़ी रास्ता चलते चलते सदर सड़क पर गिरकर मर गए थे। उनकी छाती के भीतर हृदय में एक ग्रामोफोन पिन बरामद हुआ। डॉक्टर ने उसी को मृत्यु का कारण बतलाया। हम लोगों को उसी समय संदेह हुआ था कि यह साधारण घटना नहीं है, इसमें जरूर एक भीषण षड्यंत्र छिपा हुआ है। हम लोगों का वह संदेह आज सत्य में परिणित हो गया है। कल वैसी ही एक और रोमांचकर घटना हो गई है। बंबई के प्रधान व्यापारी लक्ष्मीदास रामजी फर्म के मालिक युगल किशोर अपनी मोटर पर 5:30 बजे संध्या के चौपाटी की ओर सैर करने गए थे। रेलवे लाइन का फाटक बंद पड़ा था, लेकिन देखकर वहीं मोटर छोड़ पैदल टहलने के लिए उतरे। लाइन पार करके जो ही समुद्र की ओर बढ़ते हैं कि ओह करके वहीं धरती में धड़ाम से गिर गए। उनका सोफर और आदमियों के साथ दौड़कर उन्हें उठाने और गाड़ी में सवार कराने चला तो उनका प्राण निकल गया देखा। इस आकस्मिक दुर्घटना से सबके विस्मय की सीमा न रही। सब दांतों उंगली दबा रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। सेठ जी की देह में सिल्क का पंजाबी कुर्ता था। पुलिस ने देखा कि उनकी छाती पर एक बूंद रक्त जमा है। अपघात मृत्यु समझकर तुरंत लाश डॉक्टरी जांच के लिए भेज दी गई। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उसके हृदय पर एक पिन छिदा हुआ मिला है, जो सामने से छाती छेदकर भीतर घुसा था। उसी से मृत्यु हुई है। साफ जाना जाता है कि यह कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं, कोई निष्ठुर हृदय हत्यारा शहर में आ पहुंचा है। वह या उसके दलवाले कौन हैं, किस मतलब से चुन चुन करके भले आदमियों का खून कर रहे हैं, इसका अनुमान करना बड़ा कठिन है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये लोग किस तरह किस औजार से खून करते हैं, इसका कुछ भी भेद नहीं मिलता। मृत मारवाड़ी महाशय बड़े हट्टे कट्टे पुष्ट जवान थे। उनके साथ किसी की शत्रुता भी नहीं मालूम हुई। उम्र उनकी
इस समय 50 के आसपास थी। उनके कोई लड़का नहीं था। उनकी इकलौती लड़की ही उनकी जायदाद की मालकिन है। बेचारे की आकस्मिक मृत्यु से हम लोग दुखी हैं और उनकी कन्या और दामाद से संवेदना प्रकट करते हैं। पुलिस की तहकीकात जोर शोर से जारी है। विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि उनका सोफर संदेह में पकड़ा गया है। इतनी खबर अखबार में छपी थी। उसके बाद 2 सप्ताह तक अखबारों में इस विषय पर बड़ी धूमधाम से लेख निकलते रहे। पुलिस की तहकीकात भी खूब सरगर्मी से होती रही। अफसरों को पसीने पसीने होना पड़ा, लेकिन अपराधी का पकड़ा जाना तो दूर, ग्रामोफोन की सुई का भी कुछ पता नहीं चला। मामला अंधेरे का अंधेरे में ही रह गया। कहीं रोशनी की रेखा भी नहीं दिखाई दी। 2 सप्ताह पूरे नहीं हुए थे कि फिर ग्रामोफोन की सुई दिखाई दी। इस बार सर्राफों के सरदार का शिकार हुआ। नाम था गागरमल। नल बाजार का नाका पार करते हुए वे अकस्मात धरती पर गिर गए, फिर उठ नहीं सके। फिर अखबारों में आंदोलन का ज्वार आ गया। पुलिस की अकर्मण्यता के विषय में टीका टिप्पणी की बड़ी बाढ़ आ गई। बंबई वालों की छाती पर भूत पिशाच की विभीषिका सवार हो गई। रईसों की बैठक से लेकर साधारण दुकानदारों तक में इसकी चर्चा के मारे और सबकी आलोचना को स्थान ही नहीं रह गया। इसके बाद ऐसी ही 2 और घटनाएं हुई। शहर भर में भयंकर आतंक छा गया। कब किसके प्राण चलते चलते निकल जाएंगे कुछ ठिकाना नहीं रहा। कैसे जान बचेगी इसका उपाय किसी को नहीं सूझा। हंसराज को इस विषय में बड़ी चिंता हुई। चोरों, बदमाशों और खूनियों को पकड़ना ही उनका पेशा है। इस विषय में उन्होंने नाम भी काफ़ी कमाया है। डिटेक्टिव उर्फ जासूस शब्द से उनको चाहे जितनी विरक्ति हो, लेकिन सचमुच वे एक बेसरकारी जासूस के सिवा और कुछ नहीं हैं। यह वे मन में अच्छी तरह समझते हैं। इसी कारण इस हत्याकांड से उनकी मानसिक शक्ति बहुत उत्तेजित हो उठी थी। हम लोग दोनों आदमी जगह जगह घूमकर बदमाशों के भिन्न भिन्न अड्डे देख भी आए। इस देखभाल में हंसराज को कुछ ज्ञान या अनुभव हुआ या नहीं सो तो मालूम नहीं है। अगर उनको कुछ मालूम हुआ हो तब भी उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं। लेकिन ग्रामोफोन की सुई की जांच में जहां जो कुछ खबर पाते उसको तुरंत नोटबुक में लिख लेते थे। जान पड़ता है उनको भरोसा हो गया था कि एक दिन इस रहस्य के सब बिखरे हुए सूत उनके हाथ में आ पड़ेंगे। इसी कारण आज जब सचमुच सूत उनके हाथ में आ पड़ा तब देखा तो बाहर शांत भाव धारण करने पर भी भीतर ही भीतर वे बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। वे आगत सज्जन बोले, आपका नाम सुनकर मैं आया हूँ, लेकिन खुशी है कि मुझे सफलता के चिन्ह मिल रहे हैं। आपने आते ही जो आश्चर्यजनक क्षमता दिखलाई है, इससे मुझे भरोसा हो गया है कि आप मुझे इस झंझट से उबार देंगे। पुलिस वालों से कुछ होगा नहीं। मैं तो उनके यहाँ गया ही नहीं। देखते तो हैं 5-5 खून हो गए। पुलिस कुछ नहीं कर सकी। मैं भी तो विदा ही हो चुका था। ज़रा और आगे ही। इतना कहते कहते उनकी बोलती बंद हो गई। ललाट पर पसीने की बूंदें चुचुयाने लगीं। हंसराज ने उनको प्रबोध देकर कहा, आप घबराइए नहीं। पुलिस के पास ना जाकर जो हमारे पास आए हैं, यह आपने अच्छा ही किया है। इस भयंकर मामले का निपटेरा कोई कर सकता है तो वह पुलिस नहीं है। आप शुरू से सब मुझे बतलाइए। छोटी मोटी या बेजरूरत की समझकर कोई बात मत छोड़िएगा। मेरे लिए कोई भी बेजरूरी नहीं है। अब वे सज्जन भरोसा पाकर संतुष्ट हुए और शांत भाव से कहने लगे, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं मल्हार बावड़ी पर रहता हूँ। 18 बरस की उम्र से मैं वाणिज्य व्यापार में सर्वत्र घूमता हूँ। ब्याह करने की फुर्सत भी मुझको नहीं मिली। मैं लड़के बच्चों से भी बहुत नफरत करता हूँ। ब्याह करने की इच्छा भी मेरी नहीं है। मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। मेरी उम्र भी कम नहीं है। अब की फागुन पूर्णिमा को 52 बरस का हो जाऊंगा। 2 बरस हुए मैं कामकाज से अलग होकर रहता हूँ। सारी जिंदगी की कमाई कोई 1.5 लाख रुपया मैंने बैंक में जमा कर दिया है। उसी के सूद से मेरा गुजारा अच्छी तरह हो रहा है। घर का भाड़ा भी नहीं देना पड़ता। घर अपना है। थोड़ा गाने बजाने का शौक है। इसी की धुन में जिंदगी सुख से बिता रहा था। हंसराज ने पूछा, ज़रूर, लेकिन कोई पालने को है? संतोष कुमार ने कहा, नहीं, अपना मेरा कोई नाते का भी नहीं है। इसी कारण उस झंझट में भी नहीं पड़ता।
एक दूर नाते का भतीजा है। वही कभी कभी रुपए के वास्ते तंग करने आया करता है, लेकिन वह लौंडा ऐसा बेकहा जुआड़ी और पियक्कड़ है कि मैं उसकी हर बात बर्दाश्त नहीं करता। इसी कारण घर में आने नहीं देता। हंसराज बोले, वह भतीजा कहाँ रहता है? संतोष कुमार ने कहा, इस घड़ी तो वह बेकिराए के घर में है। रास्ते में पियक्कड़पना और पुलिस से मारपीट करने के कसूर में 2 महीने को जेल का मेहमान हुआ है। हंसराज बोले, अच्छा, आगे कह चलिए। उस गुणवंत भतीजे का नाम खुशहाल है। उसके जेल चले जाने पर मैं शांति से चला जा रहा था। कुछ चिंता फिक्र नहीं, हितमित्र तो कोई था नहीं, लेकिन जानने से मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा या अनिष्ट नहीं किया। इस कारण मैं यह भी नहीं जानता कि कोई मेरा शत्रु है। लेकिन कल बिना बादल के मेरे ऊपर बिजली गिरी। मुझे सपने में भी भरोसा नहीं था कि ऐसी घटना होगी। ग्रामोफोन पिन की बात अखबारों में पढ़ी तो ज़रूर थी, लेकिन उस पर मेरा विश्वास नहीं होता था। मैं उसको चंडू खाने की गप समझता था, लेकिन वे मेरे सब ख्यालात अब छूमंतर हो गए हैं। कल संध्या को मैं सदा की भांति घूमने निकला था। ग्रेटर रोड की ओर घूमने जाया करता हूँ। चरनी रोड के मोड़ पर गाना बजाना था। वहाँ संध्या बिताकर 9 साढ़े 9 बजे घर लौटा। पैदल ही जाता हूँ। इस उम्र में पैदल चलने से शरीर अच्छा रहता है, भूख लगती है। जब मैं घूम घाम कर लौटा, क्राफर्ड मार्केट की ऊंची घड़ी में 9:15 बज गया था। रास्ते में गाड़ी मोटर की बड़ी भीड़ थी। मैं पटरी पर कुछ देर खड़ा रहा। 2 ट्राम गाड़ियां पास हो गईं। मौका देखकर सड़क पार करने दौड़ा। जब बीच सड़क पर पहुंचा, तब छाती पर एक बड़ा धक्का लगा। साथ ही छाती में कील गड़ने की सी तकलीफ हुई। किसी ने छाती पर घूंसा मारा, लेकिन बड़ी कठिनता से मैं संभलकर गिरते गिरते बचा और बग्घी टमटम बचाकर सामने के फुटपाथ पर जा पहुंचा। सिर इतना चक्कर खा गया था कि समझ में नहीं आया कि कैसे धक्का लगा था। घड़ी निकालकर समय देखना चाहा, लेकिन जेब से घड़ी निकलती ही नहीं। किसी कारण से अटक गई है। फिर भी संभालकर कपड़े हटाकर निकाला तो देखा उसका ग्लास चूर चूर हो गया है और ग्रामोफोन की एक सुई उसमें धंसकर मुंह बाहर किए हुए लगी है। अब हंसराज ने उनकी घड़ी देखी, फिर कुछ देर तक उसको देखते रहने के पीछे बक्से में कर दिया और टेबल पर रखकर संतोष कुमार से बोले, अच्छा फिर? अब संतोष कुमार बोले, फिर तो मैं किसी तरह घर लौटा। यह मैं ही जानता हूँ या भगवान जानते हैं, किंतु अब अफसोस के मारे रात भर मुझे नींद नहीं आई है। संयोग से छाती वाले पॉकेट में घड़ी मौजूद थी, इसी से जान बच गई है, नहीं तो अब तक मैं भी अस्पताल के टेबल पर मुर्दा होकर पड़ा रहता। इतना कहकर संतोष कुमार काम गए। बोले, एक ही रात में मानो मेरी 10 बरस उम्र 6 हो गई है। मैं जान लेकर कहाँ भागूं, कहाँ जाऊं, यही सोचता रहा हूं बाबू साहब। भिनसारा होते समय आपका नाम याद आया। सुना था कि आप जादू जानते हैं। इसी आशा से मैं बंद गाड़ी में चढ़कर आया हूँ। पैदल आने का मुझे साहस नहीं हुआ। डर था कि क्या जाने कहीं। हंसराज उठ खड़े हुए और संतोष कुमार के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आप अब चिंता मत कीजिए, बेखटके रहिए। अब आपका कुछ नहीं होगा। अब आपको कुछ डर नहीं है। कल आपका बड़ा कुग्रह कट गया है। अब आप हमारी बात मानकर चलें तो आपकी जान पर अब कुछ भी संकट नहीं आने का। संतोष कुमार हंसराज के दोनों हाथ धरकर बोले, आप दया करके मेरी जान इस संकट से बचा दीजिए। मैं आपको 1000 रुपया इनाम दूंगा। हंसराज अपनी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, यह अच्छी बात है। सब मिला के 3000 हो जाएगा। गवर्नमेंट की ओर से भी 2000 इनाम का इश्तिहार निकला है। अच्छा, वह बात पीछे होगी। मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। आपको कल जिस समय धक्का लगा उस समय आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी थी? कैसी आवाज़? हंसराज बोले, जैसे मोटर का टायर फटने की सी आवाज़। नहीं तो? और किसी तरह की आवाज़? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। खूब याद करके कहिए। कुछ देर चिंता करने के बाद बोले, रास्ते में घोड़ा गाड़ी, बग्घी, फिटन की गड़गड़ाहट जैसी होती है, वैसी ही मुझे सुनाई देती रही। याद आता है कि जिस समय धक्का लगा उस समय साइकिल की घंटी की तरह टनटनाया था। कुछ अस्वाभाविक सुना था? नहीं साहब। कुछ देर चुप रहकर हंसराज ने फिर पूछा,
आपको ऐसा कोई दुश्मन है जो आपका खून कर सकता है? नहीं साहब, मुझे तो ऐसा मालूम नहीं है। आपने शादी तो की नहीं, न लड़के बच्चे हैं, वही भतीजा आपका वारिस है ना? कुछ इधर उधर करके संतोष ने कहा, नहीं। हंसराज बोले, वसीयत कर दी आपने? हाँ। किसके नाम जायदाद कर दी है? संतोष के गौर बदन पर लाली चढ़ रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद लजाते हुए बोले, आप मुझसे जो चाहें पूछें, लेकिन इस प्रश्न को छोड़कर यह बात बिल्कुल मेरी प्राइवेट है। इतना कहकर संतोष कुमार रुक गए। तेज नज़र से उनकी ओर देखकर हंसराज ने कहा, अच्छा जाने दीजिए। आपका वारिस चाहे जो हो, उसको यह मालूम है कि आपने उसको यह बख्शा है। संतोष बोले, नहीं, मेरे वकील और मेरे सिवा और किसी को मालूम नहीं है। हंसराज बोले, आपके वारिस से आपकी भेंट होती है? मुंह फेरकर संतोष ने कहा, हाँ होती है। आपके भतीजे को जेल गए कितने दिन हुए? मन में हिसाब करके संतोष ने कहा, कोई 3 हफ्ता हुआ होगा। अब हंसराज त्योरियां चढ़ाए वहीं कुछ देर तक बैठे रहे। अंत को एक लंबी सांस लेकर बोले, अच्छा तो आज आप अब जाइए, अपना पता और यह घड़ी रख जाइए, और कुछ दरकार होने से आपको खबर कर दूंगा। लेकिन आपने मेरे वास्ते कुछ बंदोबस्त नहीं किया, इधर कुछ हो जाए तो? हंसराज ने कहा, आपके लिए बंदोबस्त यही है कि आप घर से बाहर ना निकलें, जहाँ तक बन पड़े भीतर पड़े रहें। उनके चेहरे पर जर्दी दौड़ गई। वे बोले, घर में तो मैं अकेले रहता हूँ, अगर? हंसराज बोले, नहीं, आपको घर में कुछ खतरा नहीं है, लेकिन चाहे तो एक दरबान रख सकते हैं। संतोष, तो घर से एकदम बाहर निकले ही नहीं? हंसराज बोले, अगर बहुत ही ज़रूरत आ पड़े कि गए बिना काम नहीं होता तो आप फुटपाथ पर चलें, लेकिन इतनी खबरदारी रखें कि रास्ते पर सदर सड़क पर ना उतरें। अगर उतरेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। संतोष कुमार के चले जाने पर हंसराज ने अपने ललाट का पसीना पोंछा और चुपचाप बैठे सोचने लगे। उनको सोचने विचारने का सूत कोई मिल गया, इसमें संदेह नहीं है। इसी कारण मैंने उनकी चिंता में विघ्न नहीं किया। आधा घंटा चुप रहने पर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम सोचते हो कि मैंने संतोष को रास्ते पर निकलने से क्यों मना किया है और घर में उनको कुछ भी खटका नहीं है, ऐसा क्यों कहा? मैं तो उनकी बात सुनकर अचकचा गया। कहा, हाँ। हंसराज बोले, तुमने इन मामलों में यह तो ख्याल जरूर किया होगा कि ये सब खून रास्ते पर ही हुए हैं, फुटपाथ पर नहीं, ना इधर उधर बीच सड़क पर। इसका कुछ कारण विचारा है? मैं बोला, नहीं, मैं तो नहीं समझता, क्या कारण है? हंसराज बोले, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो बीच रास्ते में पकड़े जाने का खटका कम है, दूसरा यह कि जिस औजार से खून होता है उसका व्यवहार दूसरी जगह चल नहीं सकता। मैंने उकताकर पूछा, ऐसा कौन सा औजार हो सकता है? हंसराज बोले, वह तो जब इसका भेद मिलेगा तब साफ सामने आ जाएगा। मुझे एक बात सूझी। कहने लगा, अच्छा, ऐसी कोई बंदूक या पिस्तौल अगर कोई तैयार करे जिससे ग्रामोफोन की पिन छोड़ी जा सके? हंसराज ने प्रसन्न होकर कहा, अकल तो तुमने खूब लड़ाई, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। जो आदमी बंदूक या पिस्तौल से खून करने जाएगा वह चुन चुनकर रास्ते पर क्यों खून करेगा? वह सुनसान जगह ढूंढेगा। बंदूक की तो बात ही क्या, पिस्तौल छूटने की आवाज़ भी रास्ते के कोलाहल से ढकी नहीं रह सकती। इसके सिवा बारूद की महक है। शब्द तेज तो शब्द ढका जा सकता है, गंध कैसे ढकी जा सकेगी? मैं बोला, अच्छा, अगर एयर गन हवाई बंदूक हो तो? हंसकर हंसराज बोले, कांधे पर हवाई बंदूक रखकर खून करने जाना कल्पना की नवीनता है, लेकिन सुबुद्धि का परिचय नहीं। इसमें सोचने की बात यह है कि हथियार चाहे जो हो, उसकी आवाज़ कैसे ढकी जा सकती है? मैं बोला, तुमने तो अभी कहा कि शब्द से शब्द ढका जा सकता है। अब आंखें फाड़कर देखते हुए हंसराज ने कहा, अरे ठीक बात है भाई, ठीक। मैंने चौंककर पूछा, क्या ठीक? अब मानो हंसराज सोते से चौंककर उठे, बोले, और कुछ नहीं, इस ग्रामोफोन फिन का भेद जितना ही विचारो उतना ही मन में आता है कि ये सब खून एक ही सूत में पिरोए हुए हैं, यद्यपि वह सहसा नज़र में नहीं आता। मैं बोला, वह कैसा? हंसराज उंगलियों पर गिनते हुए बोले, पहली बात तो यह कि जिनका खून हुआ है वे सब जवानी लांघ चुके थे। संतोष कुमार भी,
जो घड़ी के प्रसाद से बच गए हैं प्रौढ़ावस्था में हैं। दूसरी बात यह कि वे सब लोग धनी आदमी थे। यह हो सकता है कि कोई अधिक धनी है, कोई कम, लेकिन गरीब कोई नहीं। तीसरी बात, जब सदर सड़क पर हजारों के सामने मारे गए हैं। चौथी बात, जो अच्छी तरह ध्यान देने की बात है, वह यह कि सब निपुत्री हैं। मैं बोला, तब तुम यह अटकल करते? हंसराज बोले, नहीं, अभी मैंने अटकल अनुमान कुछ नहीं किया है। यह सब हमारे अनुमान की बुनियाद है। मैं बोला, लेकिन इनके सहारे अपराधियों को पकड़ना। बीच में बात काटकर हंसराज बोल उठे, अपराधियों का नहीं विजय, अपराधी का। अखबार वाले खूनियों का गिरोह कहकर कितना ही चिल्लाया करें। गिरोह में केवल एक ही आदमी है का अर्थ बहुवचन नहीं, आदर सूचक है। वही इस नरमेघ यज्ञ का होता, ऋत्विक और यजमान है। एक बात में यूँ समझो कि परब्रह्म की तरह यही एक मेवा द्वितीयम है। मैंने संदेह से पूछा, यह बात कैसे कह सकते हो? कुछ सबूत है? सबूत बहुत हैं, लेकिन इस समय एक ही बात बताना काफ़ी होगा। ऐसा अचूक निशाना 5 आदमियों का नहीं हो सकता। हर एक का पिंड ठीक हृदय पर बेध गया है। कोई भी बाल बराबर ऊंचे नीचे नहीं है। संतोष कुमार की ही बात ले लो, अगर घड़ी छाती पर नहीं रहती तो पिन कहाँ पहुँचता? बतलाओ तो, ऐसा अचूक शिकार क्या 10-5 आदमी कर सकते हैं? यह अर्जुन के लक्ष्य भेद की तरह ठीक आंख पर तीर मारना है। द्रौपदी का स्वयंवर याद है ना? देख लो, वह काम अकेले अर्जुन ने ही किया। महाभारत के युग में भी ऐसा निशाना एक के सिवा दूसरे से नहीं हो सका। कहकर हंसराज वहां से उठ गए। हम लोगों की इस बैठक के पास एक और कमरा था। वह हंसराज का अपना था। उसमें वे हमको भी सदा नहीं जाने देते थे। बात यह है कि वह कमरा उनकी लाइब्रेरी का था। संतोष की घड़ी लेकर उसी कमरे में जाते हुए हंसराज ने कहा, अब खाने पीने के बाद निश्चिंत होकर इस पर विचार करेंगे। स्नान का समय हो गया है। अध्याय 2। तीसरे पहर हंसराज किस काम के वास्ते बाहर चले गए थे, यह तो मैं नहीं जानता। जब लौट आए तब संध्या हो गई थी। मैं चाय पानी तैयार करके देर से उनकी राह देख रहा था। उनके आते ही टेबल पर चाय सेट सजाकर नौकर चला गया। हम लोग चुपचाप चाय चूसने लगे। दोनों को साथ ही चाय पीने का अभ्यास हो गया था। इसके बिना रुचता नहीं था, न मन ही लगता था। चाय पानी के बाद आसन पर बैठे चुरुट का धुआं खींचते हुए हंसराज ने पहले बात छेड़ी। बोले, संतोष कुमार को देखकर तुम कैसा समझते हो? मैंने कुछ विस्मित होकर कहा, क्यों, क्या बात है? हमको तो बहुत अच्छा आदमी मालूम देता है। हंसराज ने कहा, और नैतिक चरित्र? मैंने कहा, पियक्कड़ भतीजे, पर इस तरह ये नाराज हैं कि नैतिक चरित्र के भी अच्छे जान पड़ते हैं। फिर अवस्था भी अधिक हो गई है, ब्याह नहीं किया है। जवानी में कुछ उच्छृंगता की हो तो बात दूसरी है, लेकिन अब उन सब के लिए तो उम्र है ही नहीं। हंसराज मुस्कुराकर बोले, इनकी उम्र चाहे जो हो गई हो, लेकिन एक स्त्री है इनके, और जहाँ गाने बजाने में समय बिताने जाते हैं उस मजलिस घर की मालकिन वही स्त्री है। लेकिन उस घर की स्त्री का कहना ठीक नहीं, क्योंकि उस घर का भाड़ा संतोष कुमार ही दिया करते हैं, और जिसको गाने बजाने की मजलिस कह रहे हैं उसको मजलिस कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 2 प्राणियों की बैठक को मजलिस नहीं कहा जा सकता। मैं बोला, अरे तब तो यह बुढ़वा रसिया दिखाई देता है। हंसराज बोले, इतना ही नहीं, 12-13 वर्ष से उस स्त्री का भरण पोषण संतोष कुमार ही करते आते हैं। इस कारण इनकी एकाग्रता और एकनिष्ठा में भी कुछ संदेह को जगह नहीं है। इसके सिवा उस पहलू पर भी इनकी एकनिष्ठा 16 आने मौजूद है। दरवाजे पर कड़ा पहरा है, वहाँ इनके सिवा दूसरा नहीं जाने पाता। मेरी उत्कंठा बहुत बढ़ी। मैंने उत्साहित होकर पूछा, अरे बाप रे, गाने बजाने के शौकीन रसिया बनकर वहाँ घुसना चाह रहे हो क्या? उस जनी का दर्शन कर चुके हो, कैसी है? हंसराज ने कहा, एक बार अचक्के में मैं दर्शन पा गया था, लेकिन रूप वर्णन करके तुम्हारे सरीखे कुमार ब्रह्मचारी का चित्त चाचल्य करना नहीं चाहता। असल में वह सुंदरी है, 26-27 बरस की होगी,
लेकिन देखने में 18-19 से अधिक की नहीं जान पड़ती। इस बात में श्रेष्ठ समालोचक संतोष कुमार की रुचि का बखान किए बिना नहीं रह सकता। मैंने हंसकर कहा, सो तो साफ ही दिखाई देता है, लेकिन तुमको उनके जीवन की इतनी बातों का खोद विनोद करने की क्यों जरूरत पड़ गई थी, सो तो कहो। हंसराज ने कहा, इन बातों के जानने की उद्विग्नता तो हमारी पुरानी दुर्बलता है। इसके सिवा संतोष कुमार की वसीयत के विषय में भी मेरे मन में खटका हुआ था। तो यही बाई उनकी जायदाद की मालकिन है? हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है। वहाँ हमको एक और सज्जन पुरुष मिल गए। वे फटाफट से 16 आने चुस्त दुरुस्त से झटपट आकर दरबान के हाथ में एक चिट्ठी देकर ही तेजी से चले गए। वे 35-26 वर्ष के रहे होंगे, लेकिन वह बात अभी छोड़ दो। वह मामला मज़ेदार तो है, लेकिन फ़ायदे का नहीं है। इतना कहकर हंसराज कमरे में चहलकदमी करने लगे। मैंने समझ लिया कि इन्होंने समझा होगा कि उधर ध्यान देने से उनका मन असल खोज के मार्ग से चलती गाड़ी के समान डिलेरमेंट ना हो जाए और संतोष के जीवन का गुप्त इतिहास उनकी उपस्थित विपत और विपत से रक्षा करने की समस्या से बढ़ जाए। इस डर से हंसराज उधर बढ़े नहीं, क्योंकि इस तरह आदमी का मन उसके अनजाने में ही गौड़ वस्तु को मुख्य वस्तु की अपेक्षा प्रधान बना डालता और लक्ष्य भ्रष्ट कर देता है। यह हमको अच्छी तरह मालूम था। मैंने पूछा, घड़ी से कुछ पाया है कि नहीं? अब हंसराज मेरे सामने खड़े होकर हंसते हुए कहने लगे, घड़ी से 3 तत्व निकाले हैं मैंने। पहला, ग्रामोफोन पिन साधारण एडिशन मार्का पिन है। दूसरा, उसका वजन 2 रत्ती है। तीसरा, संतोष की घड़ी चौपट हो गई है, उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। मैं बोला, इसका मतलब यह है कि कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं मिली। अब हंसराज ने कुर्सी खींचकर आसन जमाया और कहने लगे, सो कह नहीं सकता यार। पहले मैंने समझा है कि पिन छोड़ने के समय खून करने वाले और खून होने वाले के बीच 7-8 गज से अधिक अंतर नहीं होगा, क्योंकि ग्रामोफोन के पिन सी हल्की चीज़ इससे अधिक दूर छोड़ने पर ठीक निशाने पर पहुंच नहीं सकती। और खूनी का वार कितना अचूक है सो तो देख ही चुके हो। हर बार तीर ठीक निशाने पर लग रहा है। मैं बोला, 7-8 गज दूर से मारा तब भी कोई देख नहीं सका? हंसराज बोले, यही तो प्रधान खोज की बात है। विचार से साफ जाहिर है कि खून करते समय खूनी दर्शकों में ही था। वह खुद मुर्दे को टेका कर ले गया होगा, तब भी किसी को उसका पता नहीं लगा। इतना वह आत्मगोपन में प्रवीण है। मैंने कुछ देर तक सोचकर कहा, अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि खूनी जेब में ऐसा कोई यंत्र लिए घूमता हो जिससे ग्रामोफोन का पिन छोड़ा जा सकता हो और शिकार सामने आने पर फैर कर देता हो। जेब में हाथ डालकर बहुत आदमी चलते हैं, इस कारण कोई संदेह भी नहीं कर सकता। इसके बाद हमारी बातचीत समाप्त हो गई। हंसराज उठकर अपने कमरे में चले गए। जब वो अपने कमरे से बाहर आए, चेहरा कुछ प्रसन्न दिखाई दिया। दोपहरी भर दरवाज़ा बंद करके भीतर कमरे में काम करते रहे। एक बार टेलीफोन पर उनको किसी से बात करते सुना था। जब 4:30 बज गया, दरवाज़ा खोलते हुए मुंह निकालकर बोले, क्यों, कल जो ठीक किया गया था वह वादा भूल गए क्या? सड़क पर ग्रामोफोन की सुई का प्रत्यक्ष प्रमाण देने का समय हो गया है ना? मैं सचमुच वह बात भूल गया था। हंसराज ने हंसकर कहा, आओ जरा हम तुमको सजा संवार दें। इस रूप में जाने से ठीक नहीं होगा। मैंने उनके कमरे में जाकर कहा, ठीक क्यों नहीं होगा? हंसराज ने काठ के किवाड़ वाली अलमारी खोलकर भीतर से टिन का एक बक्स निकाला। उसमें से क्रेप, कैंची, स्प्रिट गम आदि निकालकर ब्रश से मेरे मुंह पर स्प्रिट गम लगाते हुए बोले, विजय कुमार हंसराज के मित्र हैं। यह बहुतेरे देवताओं को खबर है, इसी से न इतनी खबरदारी करना दरकार है। 15 मिनट पर चेहरा सजाकर जब हंसराज ने बस कहा, तब मैंने अपना मुंह आईने में देखा तो बाप रे बाप, यह तो अपने बाप का विजय नहीं, कोई अद्भुत आदमी बन गया हूँ। फ्रेंच कट दाढ़ी और ऐसी घेरदार मूछ तो विजय को कभी नहीं थी। उम्र भी
10-12 बरस बढ़ गई है। यह गौण वर्ण कुछ मैला हो गया है। मैंने डरकर पूछा, इस रूप में सड़क पर निकलना होगा? अगर पुलिस पकड़ ले तब? हंसराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राम कहो, पुलिस के पुरखे भी तुम्हें पहचान नहीं सकते। अगर विश्वास ना हो तो नीचे जाकर किसी परिचित से पूछो कि विजय बाबू कहाँ रहते हैं। मैंने और डरकर कहा, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यूं ही जाता हूँ। जब बाहर होने लगा तब हंसराज ने कहा, जो कुछ करना होगा वह तो तुम जानते ही हो। खाली घूमते समय कुछ सावधानी चाहिए, कोई आदमी पीछा ना कर ले। मैं बोला, इसका भी डर है? हंसराज बोले, कुछ अनहोनी बात है थोड़ी। मैं घर ही में हूँ, जहाँ तक बने जल्दी लौट आना। जब मैं घर से बाहर निकला तब न जाने कैसा अंडस होने लगा। मैंने जब देख लिया कि मेरे बदले हुए रूप पर किसी का ध्यान नहीं जाता तब कुछ शांति मिली, कुछ साहस भी हुआ। मोड़ की एक दुकान पर मैं सदा पान खाया करता था। वह पानवाला मुझे देखते ही सदा सलाम करता था। मैंने उसके पास जाकर खुशी से पान खाया, पैसा दिया। वह दुकानदार बेचारा मुझे तनिक भी पहचान नहीं सका। उसने मुझे बिल्कुल अजनबी समझकर व्यवहार किया। जब मैं आगे बढ़ा 5 बज गया था। तुरंत ट्राम पर सवार हुआ। ठीक समय बताए मुकाम पर पहुंचा। मन में ठीक अभिसारिका की भांति धारणा न होने पर भी कुछ कौतूहल लिए हुए जोश में था। लेकिन वह कौतुक देर तक नहीं रहने पाया। उस रास्ते पर आदमियों का चलता सोता पानी की धार की तरह वेग से चल रहा था। वहां ठहरना साधारण काम नहीं था। 2-4 केहुनी की ठोकरें तो बिना डकारे ही पी गया। बेकाम का खंबे से लगकर खड़े होने में बाधा विपद भी कम नहीं थी। चौराहे पर पुलिस सार्जेंट तैनात था। वह कुछ पूछने के लिए मेरी ओर कई बार देखता था। मेरे मन में आया कि आकर पूछे नहीं कि क्यों खड़े हो। मन में विचारने लगा कि क्या करूं। पास ही हाइट वे लेडला की दुकान में एक बड़े कांच मड़े द्वार के भीतर तरह तरह की विलायती चीज़ें सजी थीं। उसी ओर टक लगाए देखने लगा। मन में आया कि गवार देहाती अगर मुझे भूत समझें तो मुजाफ का नहीं, कोई गटकटा समझकर हथकड़ी न भर दे, इसी की चिंता थी। घड़ी में देखा तो 5:45 हो गए हैं। किसी तरह थोड़ा और खड़े रहें तो ठीक ड्यूटी हो जाएगी। इसी भरोसे मैं वहाँ खड़ा रहा। मेरा मन पंजाबी कुर्ते की जेब में तैनात था। कई बार जेब में हाथ डालकर देखा, लेकिन कोई चीज़ हाथ नहीं लगी। निदान जब 6 बजा तब शांति से रोशनी का खंभा छोड़कर चल पड़ा। दोनों ओर की जेबें देखी तो कहीं कोई चिट्ठी नहीं मिली। निराशा के साथ ही साथ कुछ आनंद भी मिलने लगा। लेकिन साथ ही हंसराज का अनुमान ठीक नहीं है, इसका भी दृष्टांत प्राप्त हुआ। अब उनको मुझे व्यंग करने का भी अवसर मिलेगा। यही विचारता हुआ मैं ट्रॉम के नाके पर पहुंचा। तस्वीर बनाते हैं बाबू, कान के पास आवाज आई। चौंक कर देखा तो एक आदमी ने मेरे हाथ में एक लिफाफा दे दिया। वह लुंगी पहने हुए नीच श्रेणी का लग रहा था। मैंने उत्सुक होकर लिफाफा खोला तो उसके भीतर से एक बहुत खराब तस्वीर बाहर निकल आई। ऐसी तस्वीरों का रोजगार बंबई में बहुत चलता है, यह हमको मालूम था। इसी से उसको लौटाने चला तो देखा वहाँ वह आदमी ही नहीं है। आगे पीछे सर्वत्र देखा, लेकिन उस भीड़ में वह लुंगी वाला कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं अब क्या करूं, यही सोचता था कि एक आदमी के हंसने की आवाज़ आई। देखता हूं तो एक बूढ़े से साहब मेरे पास आ खड़े हुए। वे भले आदमी जान पड़े। वे बोले, चिट्ठी तो पा गए हो, अब घर जाओ, जरा चक्कर काट कर जाना। यहाँ से ट्राम पर धोबी तालाब होकर कालवा देवी, फिर वहाँ से मारवाड़ी बाजार के नाके पर थोड़ा आगे जाकर पावधूनी से नल बाजार जाने की सड़क पर हरीराम मंछाराम तिजोरी वाले की दुकान पार करके तब विक्टोरिया पर बैठकर घर जाना। सामने एक ट्राम आ खड़ी हुई। वे साहब उसी में दौड़कर चढ़ गए। जब मैं घूम घाम कर पहुंचा तब देखा तो हंसराज लंबे कोच पर लंबे हुए सिगरेट का धुआं फकाफक उड़ा रहे हैं। मैं उनके सामने ही कुर्सी खींचकर बैठ गया और कहा, कब आए साहब? खूब धुआं उड़ाकर हंसराज ने कहा, आधा घंटा हुआ है। मैं तो
मेरा पीछा किस वास्ते करते थे? हंसराज ने उठकर कहा, जिस काम के लिए मैंने पीछा किया था वह तो हुआ ही नहीं। 1 मिनट देर हो गई। तुम जिस समय रोशनी के खंभे से खड़े थे उसी समय मैं वाइट वे लेडला की दुकान में रेशमी मोजा पसंद कर रहा था। तुमसे 5-7 हाथ की दूरी पर था। ग्रामोफोन पिन वाला व्यापारी कुछ संदेह में पड़ गया जान पड़ता है। इसका कारण यह है कि तुम छटपट बहुत करते थे और बार बार पॉकेट में हाथ देते थे। इससे संदेह होने का मौका है। इसी ने उसने वहां चिट्ठी नहीं दी। तुम्हारे चले जाने पर मैं भी दुकान से निकला। 2 ही 3 मिनट की देर हुई थी कि वह आदमी अपना काम करके 9 तो 11 हो गया। मैं जब पहुंचा तब तुम लिफाफा हाथ में लिए भकुआ बने खड़े थे। लिफाफा कैसे मिला तुमको? जब लिफाफा पाने का सब हाल कह दिया तब हंसराज ने पूछा, अच्छा, उस आदमी को अच्छी तरह देख लिया है, याद है? मैंने सोचकर कहा, नहीं, केवल इतना याद है कि उसकी नाक के पास एक बड़ा खोंच लगने का निशान था। निराश होकर हंसराज ने कहा, वह तो नकली बनाए हुए था। तुम्हारी ही मूछ दाढ़ी की तरह वह भी था। खैर, वह चिट्ठी दो, मैं देखता हूँ। तब तक तुम कल घर जाकर दाढ़ी मूछ साफ करके आओ। चेहरे के बाल हटाकर जब साफ करके मैं लौटा तब हंसराज को देखकर अवाक हो गया। वे खूब प्रसन्न होकर कमरे में टहल रहे थे। चेहरे पर बड़ा उल्लास देखकर मैंने पूछा, चिट्ठी में क्या देखा? क्या कुछ मिला? हंसराज ने खुशी से मेरी पीठ सहलाते हुए कहा, एक छोटी सी बात है विजय। बात बहुत छोटी है, लेकिन तुमको अभी नहीं कहूँगा। तुमने कलकत्ते में हावड़े का खुला पुल देखा होगा। मेरे मन की दशा ठीक वैसी ही हो गई थी। दोनों ओर से सड़क आकर बीच में कुछ फांक रह गई थी। आज दोनों जुट गए हैं। मैं बोला, जुट कैसे गए दोनों? चिट्ठी में क्या पाया? हंसराज बोले, तुम खुद पढ़कर देख लो। यही कहकर हंसराज ने चिट्ठी मुझे दी। तो दोस्तों, इस प्रकार हंसराज की डायरी की कहानी का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कहानी आपको अवश्य ही पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं विश्व प्रसिद्ध नॉवलिस्ट के नॉवेल्स, जैसे गुलशन नंदा, राजवंश आदि के नॉवेल्स, और उसी प्रकार कॉमिक्स, विश्व प्रसिद्ध कॉमिक्स जैसे चाचा चौधरी, बिल्लू, मोटू पतलू, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ अलग अलग आवाज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी को ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।